नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पे एंड लोधा। साथियों, रीट हिंदी के 100 पेपर की सीरीज चल रही है, जो कि यहां पर आपके पेपर नंबर जो 59 है उसको आज हम हल करेंगे। तो पूरे 30 प्रश्न है साथियों इस टेस्ट में, जो रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए 3rd ग्रेड का जो मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सुपर टेस्ट है, शानदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो पूरे 30 प्रश्नों को ही देख करके जाना साथियों। पहला प्रश्न देख लेते हैं। अनाहतालय शब्द में कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा या संबंध तत्पुरुष समास होगा? देखो, अनाथालय का समास विग्रह करके देखते हैं। तो साथियों, अनाथों के लिए आलय कहलाता है अनाथालय। अनाथों के लिए आलय क्या कहलाएगा साथियों? अनाथालय। तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब इसमें कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण है घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल और ईर्ष्यावान। तो साथियों, दूसरे प्रश्न में यहाँ पर आपको बताना है कि वह विकल्प कौन सा है जो कि संज्ञा से बना विशेषण है। साथियों, घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल तीनों ही शब्द संज्ञा से नहीं बन रहे, बल्कि जो ईर्ष्यावान है, तो ईर्ष्यावान में मूल शब्द क्या है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या क्या है? एक भाववाचक शब्द है साथियों। मतलब ये संज्ञा से, ईर्ष्यावान जो शब्द है, ये विशेषण जो बना है, ये किससे बना है? संज्ञा से विशेषण बना है। तो दूसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, किस विकल्प में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में है? रेखा पुस्तक पढ़ती है, मोहन किताब पढ़ रहा है, गीता बाजार जाकर कपड़े खरीदती है और ऐसा लगता है आज बारिश होगी। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने। अब आपको बताना है कि अपूर्ण वर्तमान काल का विकल्प जो है वो कौन सा है साथियों। प्रश्न संख्या 3 में राइट आंसर देखते हैं। देखो, रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन किताब पढ़ रहा है मतलब वर्तमान में क्रिया जारी है, और जहाँ वर्तमान में क्रिया जारी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है साथियों। तो तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अगर ये विकल्प देखें तो गीता बाजार जाकर कपड़े खरीदती है, सामान्य वर्तमान काल है, ऐसा लगता है आज बारिश होगी, तो संभाव्य वर्तमान काल है। तो यहाँ पर साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। आपके चौथा प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ कौन सा विकल्प सही है? आपके तीसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4, स्व उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? स्वार्थ, स्वयंवर, स्वाधीन और स्वधर्म। तो उस विकल्प का चुनाव करो जिसमें स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। देखो, स्व प्लस धर्म शब्द बनता है स्वधर्म, स्व उपसर्ग है। स्व प्लस अधीन शब्द बनता है स्वाधीन, इसमें भी स्व उपसर्ग है। स्व प्लस अर्थ शब्द बनता है स्वार्थ, इसमें भी स्व उपसर्ग है। लेकिन स्वयं प्लस वर स्वयंवर कहलाता है साथियों, और इसमें स्व नहीं, स्वयं जो शब्द है वो उपसर्ग लगा हुआ है। तो विकल्प नंबर जो 2 है इसमें स्व उपसर्ग नहीं है। अतः प्रश्न संख्या यहाँ पर तीसरा प्रश्न डबल बार टाइपिंग हुआ है, तो जो तीसरा प्रश्न डबल बार टाइपिंग हुआ है इसमें यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं साथियों। तो चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। कुंती प्लस ए कौन्तेय, रघु प्लस ए राघव, कुमार प्लस ए कौमार्य और धन प्लस इक धनिक। तो चौथे प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है जो कि अशुद्ध विकल्प है साथियों। तो धन प्लस इक, धन शब्द में एक प्रत्यय लगने पर धनिक शब्द, रघु प्लस ए राघव बिल्कुल सही बन रहा है। ये कौन्तेय शब्द का निर्माण कुंती प्लस ए से हुआ है साथियों। लेकिन कौमार्य जो शब्द है ये कुमार प्लस ए से नहीं, बल्कि कुमार प्लस ये बराबर कौमार्य शब्द बनता है। मतलब ए नहीं, यहाँ पर ये प्रत्यय लगाना चाहिए। तो तीसरा विकल्प क्या है? अशुद्ध विकल्प है। इसलिए आपके तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध किस विकल्प में है? भगीरथ, केकई, मुमूर्ष, अहोरात्रि, तदनुकूल, अहल्या,
पड़ोसी, रुपया, क्षिति, ज्योत्सना, अपराहन और प्रज्वलित। तो उस विकल्प का चुनाव कीजिए साथियों जिसके सभी शब्द कैसे हैं, शुद्ध है साथियों। तो अगर हम देखें दिए गए विकल्पों में से सभी शब्द शुद्ध सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 4 में हैं। ज्योत्सना शब्द शुद्ध है, अपराहन शब्द शुद्ध है और प्रज्वलित शब्द भी शुद्ध है। तो 5वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 6वां प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। रमा ने कहा कि आज बरसात होगी। यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी। जैसी करनी वैसी भरनी और जब आप आओगे तब मुझे बता देना। तो जो वाक्य संज्ञा आश्रित है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 6 में करना है साथियों। देखो संज्ञा आश्रित वाक्य में आपको की से एक शब्द देखना है कि अधिकतर की वाले जो शब्द होते हैं बीच में की से जुड़े हुए वो संज्ञा आश्रित होते हैं साथियों। मिश्र वाक्य का ही भेद है संज्ञा आश्रित भी। तो बिल्कुल 6ठे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प ही सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए। यह वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और आज्ञावाचक वाक्य है। तो 7वें प्रश्न में देखो, रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए। तो मतलब साथियों यहाँ पर दवा का कुछ असर नहीं हुआ। तो यहाँ ये जो आज्ञा तो दी नहीं जा रही है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सरल वाक्य भी नहीं है क्योंकि रोगी ने दवा पी चक्कर आ गए, ये अलग अलग है। तो मिश्र या संयुक्त साथियों राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 में। रोगी ने दवा पी लेकिन उसे चक्कर आ गए, ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 7वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, नीला आकाश अति स्वच्छ है। वाक्य में अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी और क्रिया संबंधी। तो नीला आकाश अति स्वच्छ है, इस वाक्य में जिस प्रकार की अशुद्धि हो रही है वो आपको बताना है साथियों। तो देखो नीला आकाश साथियों अति स्वच्छ है, तो आकाश कैसा होता है, नीला ही होता है। अब यहाँ पर ये अति स्वच्छ है साथियों, तो आकाश अति स्वच्छ है ऐसा आना चाहिए था। तो मतलब नीला शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द है, मतलब इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो 8वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में लोकोक्ति नहीं है। कालाक्षर भैंस बराबर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अंधी पीसी कुत्ते खाए और कागज की नाव होना। देखो इनमें से 3 तो लोकोक्तियाँ हैं लेकिन एक मुहावरा है। तो उस मुहावरे का चयन आपको करना है क्योंकि क्या कह रहा है कि लोकोक्ति नहीं है। तो काला अक्षर भैंस बराबर एक लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये भी लोकोक्ति है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये भी लोकोक्ति है, लेकिन कागज की नाव होना साथियों ये लोकोक्ति नहीं है बल्कि ये क्या है, एक मुहावरा है। क्या है, ये एक मुहावरा। इसलिए विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। बहुत तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा उठना, हवा में उड़ जाना और बहुत प्रतिष्ठित होना। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कि भाई कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर होगा। हवा से बातें करना, ये जो मुहावरा है साथियों इसका मतलब होता है बहुत ऊंचा उठना। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 10 में सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपके ये पेपर नंबर 59 है। जब ये पूरा हो जाएगा तो अभी 41 टेस्ट और बाकी है आपके हिंदी के, तो सारे टेस्ट कंटिन्यू अटेंड करिएगा साथियों। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो 11वां प्रश्न है, संज्ञा संबंधी पदबंध है। मैं उसे कामचोर कहता हूँ, शेर की तरह दहाड़ने वाले आज तुम चुप क्यों हो, मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है, तकदीर का मारा मैं आज यहाँ पहुँच गया। तो देखो संज्ञा संबंधी पदबंध दिए गए विकल्पों में से कौन सा है साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 में ये तुम शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम संबंधी पदबंध हुआ। तकदीर का मारा मैं क्या है, सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम संबंधी पदबंध हुआ। सोहन, सोहन शब्द क्या है, संज्ञा है, तो मतलब ये मोहन का भाई सोहन बहुत सोता है, ये एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12, किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा। कविता, कपड़ा,
आंसू और बात, तो उस शब्द का चयन कीजिए जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। साथियों 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखो कविता का कविताएं हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। कपड़ा का कपड़े हो सकता है, बात का बातें हो सकता है, लेकिन आंसू हमेशा बहुवचन में रहने वाला शब्द है, अतः इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। साथियों विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके 13वां प्रश्न यहाँ पर मिस टाइपिंग है, चलो एक प्रश्न उधर ज़्यादा हो गया तो यहाँ एक कम हो गया। साथियों अविभाव समास का उदाहरण है मारा मारी और यथार्थ, जीवन भर और सप्ताह, समक्ष और कन्यादान, प्रतिक्षण और पंजाब। मतलब उस विकल्प का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है जिसमें दोनों ही शब्द किसके उदाहरण हो, अविभाव समास के उदाहरण हो। साथियों तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, बिल्कुल इसमें कौन सा समास है, अविभाव समास है। लेकिन पंजाब साथियों 5 आपों का समूह पंजाब राज्य विशेष है, इसमें बिल्कुल भी अविभाव समास का कहीं से कहीं तक हमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, तो ये चौथा विकल्प आपका आंसर नहीं रहेगा। अब देखो तीसरे समक्ष और कन्यादान। साथियों समक्ष में तो फिर भी अविभाव है, लेकिन कन्यादान में तो तत्पुरुष समास है। साथियों तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जीवन भर और सप्ताह है। साथियों जीवन भर में यहाँ पर अविभाव है, लेकिन सप्ताह है। साथियों यहाँ पर सप्ताह शब्द में तो द्विगु समास है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। मतलब दूसरा तीसरा चौथा विकल्प आपका आंसर नहीं है, तो फिर एक ही विकल्प बचा, कौन सा, पहला। जी हाँ पहले विकल्प में बिल्कुल अविभाव समास है। साथियों मारा मारी अविभाव समास है, क्योंकि शब्दों का शब्द यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अगर जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो अविभाव होता है। यथार्थ में साथियों यथा अव्यय है, अतः इसमें भी अविभाव समास है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। उत प्लस श्वसित उच्छ्वसित, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, दिक् प्लस नाग दिंगनाग, राम प्लस ईश रमेश। तो साथियों बताइए। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पर संधि शब्द सही है। कवि प्लस इंद्र को देखें साथियों, तो कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र होना चाहिए, लेकिन फिर बड़ी की मात्रा आना चाहिए ना, ई प्लस ई से बड़ी हो जाएगी, तो यह आपका आंसर नहीं होगा 15वें प्रश्न में। राम प्लस ईश साथियों रमेश नहीं होता है, रमा प्लस ईश रमेश होता है। रमा प्लस ईश बराबर शब्द क्या बनेगा, रमेश। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब पहला या तीसरा विकल्प, कौन से विकल्प पे जाओगे, तो उत प्लस श्वसित उच्छ्वसित और दिक् प्लस नाग दिंगनाग। तो साथियों उत प्लस श्वसित अगर यहाँ पर पूछ रहा है तो उत, तो 15वें प्रश्न में पहला या तीसरा विकल्प, तो साथियों राइट आंसर है दिक् प्लस नाग दिंगनाग, ये एक संधि शब्द बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें साथियों तो उत प्लस श्वसित, उत प्लस श्वसित, तो साथियों ते का तो किस में बदल रहा है, ये चे में बदल रहा है, और शे का किस में बदल रहा है, ये छे में बदल रहा है, लेकिन उद प्लस श्वसित होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए विकल्प 3 ही आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है कि यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है और रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। तो जो हर्बर्ट विधि है इसका जो दोष नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है। साथियों तो देखो जो दोष नहीं है, पहला कथन कह रहा है कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल ये दोष नहीं है, सही बात है ये तो। चलो फिर भी आगे के विकल्प भी देख लेते हैं। शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है, ये दोष है बिल्कुल। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है और रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। जी हाँ, दूसरा तीसरा और चौथा विकल्प तो क्या है, दोष है हर्बर्ट विधि का, लेकिन पहला जो विकल्प है ये दोष नहीं है, अतः आपके प्रश्न नंबर 16 में प्रथम विकल्प ही सही है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है एकाग्र चित्तता का विकास करना, लेखन गति का विकास करना, द्रुत व स्पष्ट लेखन का विकास करना और उच्चारण क्षमता का विकास करना। तो 17वें प्रश्न में श्रुत लेखन मतलब जिसमें सुनकर के लिखा जाता है। साथियों इस विधि के माध्यम से एकाग्र चित्तता का विकास होता है, लेखन गति का भी विकास होता है।
द्रुत व स्पष्ट लेखन का भी विकास होता है, लेकिन उच्चारण क्षमता, इसमें तो सुनकर लिखा जाता है तो उच्चारण कहाँ किया जा रहा है, इसलिए श्रुत लेखन विधि से उच्चारण क्षमता का विकास नहीं होता है। तो 17वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना और मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो नहीं है वो आपको बताना है साथियों। तो देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहता है कि रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाना चाहिए, निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना चाहिए। ये तीन चीज़ें तो CCE के उद्देश्य है, लेकिन मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होता है साथियों। अतः 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है आपके प्रश्न नंबर 18 में। तो चलिए 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्व देंगे। अनुवाद विधि को, आगमन विधि को, निगमन विधि को और पाठ्य पुस्तक विधि को। तो 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही आंसर होगा। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें क्या कराना है, व्याकरण शिक्षण कराना है, बच्चों को व्याकरण पढ़ाना है। तो हम जिस विधि को सर्वाधिक महत्व देंगे साथियों वो है आगमन विधि। कौन सी विधि साथियों, आगमन विधि। विकल्प में आगमन निगमन दोनों दे रखी होती है तो फिर हम उसको सही करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो दूसरा ही विकल्प हम यहाँ पर सही करेंगे प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो 20वां प्रश्न है, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन अभ्यास करना और गंभीर साहित्य पढ़ना। तो 20वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। जो पूरक पाठ्य पुस्तक होती है उसका उद्देश्य क्या है, गंभीर साहित्य पढ़ने के लिए क्या वो पाठ्य पुस्तक दी जाती है। गलत आंसर। बलपूर्वक पढ़ना भी नहीं है साथियों, अतिरिक्त गृह कार्य देना भी नहीं, बल्कि वाचन का अभ्यास करने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है और यही इसका उद्देश्य होता है। अतः 20वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है आपके, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। साथियों, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कक्षा अभिनय विधि को माना जाता है। किसको माना जाता है, कक्षा अभिनय विधि को, क्योंकि नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। क्या होता है, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना ही नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर हम जो कक्षा अभिनय विधि है इसमें कम समय में, कम खर्चे में, कम दूसरों का ये जो शिक्षण है वो भी बाधित किए बिना ही बच्चों में अभिनय कला का विकास आसानी से कर सकते हैं। अतः विकल्प 1 आपके 21 में सही है। नेक्स्ट 22 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, सामान्य ज्ञान देना, चरित्र का निर्माण करना और इनमें से कोई भी नहीं। तो 22वें प्रश्न में राइट आंसर क्या है आपके। देखिएगा, गद्य शिक्षण के मूल उद्देश्यों के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। गद्य के अंतर्गत कहानियाँ वगैरह आती है, निबंध वगैरह आते हैं, एकांकी आती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषा का ज्ञान देना होता है साथियों। कोई नहीं वाला विकल्प तो आपका आंसर होता ही नहीं है। तो भाषा का ज्ञान देना ही गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। विकल्प 1 आपके 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों को प्रसन्न करने के लिए कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को एकाग्रचित्त करने के लिए, बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए और बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य पूछा जा रहा है। 23वें पृष्ठ में जो सही आंसर है साथियों आपके, प्रसन्न या एकाग्रचित्त करने के लिए कहानियाँ नहीं सुनाई जाती है, बल्कि बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए कहानियाँ सुनाई जाती है। और कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य भी यही है कि छात्रों की कल्पना शक्ति जो है वो विकसित हो। तो थर्ड विकल्प 23 में सही है आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है आपके, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। पहला विकल्प लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है और काव्य भाषा का एकमात्र मार्ग है।
तो 24वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही उत्तर होगा। जो प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन किया जाता है साथियों, तो वह लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल सही बात है। एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र गलत है साथियों। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, हो सकता है काव्य भाषा का एकमात्र मार्ग गलत है। तो पहला या तीसरा कौन सा विकल्प सही करोगे प्रश्न नंबर 24 में। देखो, प्राथमिक स्तर पर जो भाषिक रेखांकन और चित्रांकन होता है साथियों, ये लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न देखेंगे। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास और शांतिपूर्वक सुनना। तो बताइए प्रश्न संख्या 25 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जो श्रवण कौशल है साथियों, इसका अर्थ केवल सुने हुए शब्दों की पुनरावृत्ति ही नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनने में रुचि होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना चाहिए। अतः दूसरा विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशद ज्ञान देना। शायद शिक्षण विधियों के प्रश्न रिपीट हुए इस टेस्ट में, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले भी करा रखे सारे, मुझे अच्छी तरह से पता है, बट यहाँ से डायरेक्टली इधर उधर रखा होगा तो ये प्रश्न गलती से इस स्थान पर रख गए होंगे और इस टेस्ट में सम्मिलित हो गए होंगे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपीट हो रहे हैं तो आपके और चीज़ें गहराई से आपको याद होगी साथियों, ताकि चीज़ें आपके गलत ही ना हो। तो अच्छी तरह से फिर भी प्रश्न करें सभी प्रश्नों को। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना या शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, दोनों तो है। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना, ये भी है। और व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान, तो ये गलत है साथियों, क्योंकि व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है। तो फोर्थ विकल्प 26 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां प्रश्न है। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है, ये मतलब कुछ प्रश्न रिपीट हुए थे, 2-4 प्रश्न थे, सारे नहीं थे। एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना और विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। तो 27 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखिए, एकांकी पाठों का जो सर्व प्रमुख उद्देश्य होता है, जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, वो आपसे 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो साथियों, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना ही एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य होता है। फोर्थ विकल्प 27 में आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना और कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना। तीसरा चौथा विकल्प तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। अधूरी कहानी को पूरा करना और कहानी, कविता का सृजनात्मक लेखन, ये तो बेस्ट चीज़ें हैं साथियों। अब 28 में पहला या दूसरा, तो सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 2 प्रतिलिपि, मतलब देख करके लिख रहे हैं हम प्रतिलिपि को, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उसमें तो, इसलिए ये लेखन कुशलता के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो विकल्प आपके 2 सही है 28वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है और अर्थ को समझने में मदद करता है। तो भावपूर्ण पठन साथियों केवल कविताओं पर ही लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। एकमात्र आदर्श रूप है, ये भी गलत है। पहली और अनिवार्य शर्त भी नहीं है। तो फिर कौन सा विकल्प आपका सही है? जो पाठ्य वस्तु का जो भावपूर्ण पठन होता है वो अर्थ को समझने में बहुत ही मदद करता है। 29वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो किसी भी प्रश्न में, अगर आपको अपने अनुसार कुछ दिक्कत होती है तो। साथियों, अंतिम और 30वां प्रश्न कमेंट करके जाना आप 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए साथियों। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। इनमें से हिंदी शिक्षण की कौन सी सामग्री दृश्य है? चलचित्र, शामपट्ट, रेडियो और आकाशवाणी। तो जो
दृश्य सामग्री है उसका चयन प्रश्न नंबर 30 में करना है। आकाशवाणी एक श्रव्य सामग्री है साथियों, रेडियो एक श्रव्य सामग्री है, चलचित्र श्रव्य दृश्य है और श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। मतलब विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आपके हिंदी का पेपर नंबर 59 पूरा हो चुका है। अब हिंदी के 41 टेस्ट और बाकी है। पिछले सभी टेस्ट यहाँ पर ये जो एंड स्क्रीन में ये जो दिख रहा है ना, ये प्लेलिस्ट है हिंदी के पिछले टेस्टों की। इस पर टच करके आप सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।